Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Kumar Prajapati. Now, today we are going to discuss about class 10th chapter 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्रिय बच्चों, मैं आपको इससे पहले बायोलॉजी का पार्ट लाइफ प्रोसेस क्वेश्चन आंसर सब कुछ और पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं, और यदि उसको आप ना देखे हों तो आप उस चैप्टर को देख लीजिए, तब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करें। अब मैं आपको अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पाठगत क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं उन सब पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा और सबको सभी प्रश्नों से अवगत कराऊंगा, और जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। बस आप इस अपने एनसीईआरटी पैटर्न की जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं आपको पूरा एक तरफ से डिस्क्राइब करता चलूँगा, और आप जो है देखते जाइए। और बीच में एक्टिविटी के भी क्वेश्चन आते हैं और लास्ट के क्वेश्चन आते हैं, और भी बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उन सब को भी मैं डिस्क्राइब करते चलूँगा। और बच्चों, आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा बच्चों का आया हुआ है। ये बायोलॉजी पार्ट आप जानते हैं बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब बच्चे अच्छे से तभी कर पाते हैं जब उनको अच्छे से कोई बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से आप ध्यान दीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है समन्वय। अब बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अब जैसे आप मान लीजिए, अब हमारी इच्छा है चलने की, तो हमारे पैर हमारे बॉडी के साथ क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे ना, तभी आप चल पाएंगे। आपकी पढ़ने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, कोई भी इच्छाएं हैं, तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके और किसी कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए ध्यान देते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले अध्याय में हम सभी लोगों ने किसके विषय में? लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना, जैव प्रक्रमों के बारे में क्या पढ़ा था कि मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में अनुरक्षण या रख रखाव या कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, देयर वी हैड स्टार्टेड विथ ए नोशन वी ऑल हैव। तो अब आप समझ गए होंगे दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। अलाइव मीन्स क्या होता है? सजीव। तो बच्चों, देयर वी हैड स्टार्टेड विथ ए नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। हमने इस बात पर भी विचार करना स्टार्टेड किया था, शुरुआत किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। यदि कोई वस्तु मूविंग में है, गतिशील है, तो वह क्या है? इट इज अलाइव, मतलब कि वह सजीव है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स। तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स में इस तरह की कुछ जो गतियाँ होती हैं, कुछ जो मूवमेंट्स होते हैं,
वास्तव में इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ये वृद्धि का क्या परिणाम है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का क्या है, परिणाम है, रिजल्ट है, एज इन प्लांट्स में। ठीक है ना। ए सीड जर्मिनेटेज एंड ग्रोज एंड वी आर कैन सी दैट सीडलिंग मूव्स over the course of a few days. It pushes soil aside and come out. अब आप समझ रहे होंगे कि ए सीड जर्मिनेटेड यानी जब एक सीड जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, एंड ग्रो वृद्धि करता है, एंड वी कैन सी और हम देख सकते हैं, दैट द सीडलिंग मूव्स तो कुछ सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डेज यानी नवोद्भिद जो जर्मिनेट हो रहे हैं कुछ दिनों में गति करता हुआ, इट पुशेस सॉइल एसाइड एंड कम्स आउट कुछ दिनों में गति करता हुआ क्या करता है, मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर कर देता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इट पुशेस सॉइल एसाइड एंड कम्स आउट तो क्या करता है, मृदा को एक ओर धकेल करके बाहर आ जाता है। ठीक है। बट इफ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, लेकिन अब आप यह भी जान सकते हैं तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि बट इफ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। मतलब लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती, बट इफ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड ना, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो क्या होता, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। समझ गए, रुक गई होती तो ये गतियाँ नहीं होती। ठीक है ना। सम मूवमेंट्स एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। अब कुछ गतियों को अगर आप देखें तो कुछ जंतुओं में और कुछ पादपों में कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। ठीक है ना, आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। समझ गए ना कि सम मूवमेंट्स एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। कुछ गतियाँ जंतुओं और पौधों से भी संबंधित नहीं है, वृद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है। जैसे ए कैट रनिंग, एक दौड़ती हुई बिल्ली। अगर बिल्ली दौड़ रही है तो क्या वो ग्रोथ से संबंधित है, नहीं ना। चिल्ड्रेन प्लेइंग आर स्विंग्स, झूले पर खेलते बच्चे। बफेलो चीविंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ। अब आप समझ सकते हैं कि जुगाली करती भैंस यानी ये सभी जो मूवमेंट्स हैं ये वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मोमेंट्स विथ लाइफ। विजिबल मीन्स देखने वाली गतियाँ, दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। वाई डू वी एसोसिएट, क्यों जोड़ते हैं सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, दिखाई देने वाली जीवन की इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। ए पॉसिबल आंसर is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism।
इसका संभावित उत्तर यह है, ए पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज ए रिस्पांस टू ए चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बात समझ गए? इसका एक उत्तर यही होता है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए। भाई जीव जहाँ रहता है, ठीक है ना, उसका एक पर्यावरण है और उसमें जो मूवमेंट्स आया और उस मूवमेंट्स के द्वारा जो उसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, और परिवर्तन हुआ तो यानी उसने कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया, अनुक्रिया किया। बात समझ गए? रिस्पांस किया, ठीक है ना। परिवर्तन का मतलब क्या हो, गतियाँ हुई उस इन्वायरमेंट में तो कुछ ना कुछ रिस्पांस किया कि नहीं किया, तो अनुक्रिया सोचते हैं, ठीक है ना। द कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस, बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। बात समझ में आ गई ना? आगे और भी समझ में आ गई, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था कि इसका एक ही संभावित उत्तर है कि हम गतियों को, जो जीव होते हैं, अपने पर्यावरण में आए परिवर्तन की रिस्पांस या अनुक्रिया सोचते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने क्या बताया कि द कैट में बी रनिंग, भाई बिल्ली दौड़ी थी, बिकॉज क्यों, इसलिए इट हैज़ सीन अ माउस, हाँ, क्योंकि इसने एक चूहा देखा था, तभी तो बिल्ली दौड़ी थी, तभी तो इसने ये रिस्पांस दिया, अनुक्रिया हुई, ठीक है। नॉट ओनली दैट वी आल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज इन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेज इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेजेस, टू देयर एडवांटेज। तो आपने समझ गए होंगे कि केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए, केवल यही नहीं, जितने भी गतियां हो रही हैं वो सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए क्या हों, लाभकारी हों। बात समझ गए? नॉट ओनली दैट वी आल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेज इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स लाभ होता है बेटा, ठीक है। और तो बाकी तो मीनिंग तो आप समझ ही रहे हैं। तो केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन या चेंजेज उनके लिए क्या हों, एडवांटेज हों या लाभकारी हों, ठीक है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। अब समझ गए होंगे कि सूर्य के प्रकाश में पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बुफैलो च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप
break up the food so as to be able to digest is better। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उनका डाइजेशन भली भांति हो सके। ठीक है ना। बुफैलो च्यूकट टू हेल्प ब्रेक अप द फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर ना। भाई भैंस जुगाली करती ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके, उसका पाचन भली भांति हो सके। ठीक है। When bright light is focused on food so as to be able to digest it better। तो ये तो ठीक है। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and response to it with movement in order to protect ourselves। जब तेज रोशनी हमारी आँखों पर फोकस की जाती है ना, when bright light, जब तेज रोशनी फोकस्ड की जाती है ऑन आवर आइज, हमारी आँखों पे, तो आर व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, टच करते हैं, तो वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पांस टू इट विथ मूवमेंट, तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है, तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है। वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पांस टू इट विथ मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है ना। तो ये भी पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम अपेरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड। यदि हम इसके बारे में, इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, ठीक है ना, यदि हम इसके बारे में विचार करें, इट बिकम अपरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया इन रिस्पांस, रिस्पांस मीन्स क्या होता है, अनुक्रिया, टू द एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण की अनुक्रिया इज केयरफुली कंट्रोल्ड, तो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से कंट्रोल की जाती हैं, ये गतियाँ सावधानी से कंट्रोल की जाती हैं। ईच काइंड ऑफ ए चेंज इन द एनवायरनमेंट, ईच काइंड, प्रत्येक प्रकार के जो परिवर्तन हैं, ईच काइंड ऑफ ए चेंज इन द एनवायरनमेंट evokes and appropriate movements in response, तो पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की जो रिस्पांस से एक समुचित गति उत्पन्न होती है, एक समुचित एप्रोप्रिएट मूवमेंट उत्पन्न होती है। When we want to talk to our friend in class, जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, we whisper rather than shouting loudly, तो हम ज़ोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। क्या करते हैं? फुसफुसाते हैं। ठीक है ना।
Clearly, the movement to be made depend on the event that is triggering it. स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। ठीक है ना? may depends on event that rising, therefore such control movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movements in response. तो अतः इस तरह की कंट्रोल मूवमेंट्स को इन्वायरमेंट में भिन्न भिन्न इवेंट्स के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। इवेंट्स घटनाओं से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें, जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। ठीक है? सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। ठीक है? यानी कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरे शब्दों में कहें कि सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। In keeping with the general principle of body organization in multicellular organism, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. तो आप समझ गए होंगे कि in keeping with the general principle of body organization in multicellular organism, बहुकोशिकीय जीवों के शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़, कि एक स्पेशल टिश्यू का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये तो आप देख लिया कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमें कैसे समझना था। तो बच्चों जब आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं पढ़ करके ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया। ठीक है? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स में नर्वस टिश्यू। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो देखिए इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। बच्चों एनिमल्स में यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू द्वारा किया जाता है, which we have studied in class 9th, जिस विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। टचिंग ए हार्ट ऑब्जेक्ट is an urgent and dangerous situation for us। अचानक या आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है? डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्स टू इट।
हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप रिस्पांस की आवश्यकता है। ठीक है, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। ऑल इंफॉर्मेशन, और देख लीजिए आगे, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं, बताइए। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर, हाँ, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम कैसे पता लगाएं कि हम हॉट वस्तु को छू रहे हैं। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। तो हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ नर्व सेल्स के स्पेशलाइज्ड टिप्स द्वारा लगाया जाता है। बात समझ गए कि ऑल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं हैं, फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट की, इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ठीक है, कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के स्पेशल टिप्स के द्वारा पता लगाया जाता है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली located in our sense organ such as the inner ear, the nose, the tongue and so on। ये रिसेप्टर प्रायः या ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में स्थित होते हैं। जैसे सच एज द इनर ईयर, आंतरिक कर्ण, नोज, द टंग एंड सो ऑन आदि। ठीक है, सो gustatory receptor will detect taste while olfactory receptors will detect smell। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। सो gustatory receptors, भैया gustatory receptors क्या करते हैं? डिटेक्ट टेस्ट यानी स्वाद का पता लगाते हैं। वाइल, जबकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, घ्राणग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल, गंध का पता लगाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसका पता लगाते हैं? गंध का पता लगाते हैं, स्मेल का पता लगाते हैं। और जबकि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किसका डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट का। ठीक बच्चों, ये आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपकी न्यूरॉन सेल्स बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल्स है। और इसी में नीचे जो बी नंबर का जो डायग्राम बना हुआ है ये नर्व मसल सेल्स हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि कौन किसके द्वारा ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो नेक्स्ट बच्चों देखिए कि दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल। समझ गए? फिगर ए। तो जो आपका फिगर ए नंबर दिया गया है, ये फिगर ए। ठीक है, तो
यह सूचना एक किसके द्वारा, नर्व सेल के डेंड्राइटिक टिप सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। यह सूचना, यह इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड उपार्जित की जाती है एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। डेंड्राइटिक टिप सिरा किसके, नर्व सेल्स के, नर्व सेल्स के डेंड्राइटिक टिप सिरे के द्वारा यह सूचना उपार्जित की जाती है। ठीक है। सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स इन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। बात समझ गए कि सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और एक रासायनिक क्रिया द्वारा दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। ठीक है। यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, टू द सेल बॉडी। तो समझ गए कि यह इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाता है। डेंड्राइट से कहाँ तक जाता है, सेल बॉडी तक जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आप देख रहे हैं ना, ये डेंड्राइटिक क्या है, टिप है। ठीक है। अभी आपने डेंड्राइटिक टिप देखा कि यह सूचना एक नर्व सेल्स के डेंड्राइटिक टिप के द्वारा क्या है, उपार्जित की जाती है। ठीक है। और यहीं से यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करती है। ठीक है। और यह इम्पल्स कहाँ से, डेंड्राइटिक से सेल बॉडी, कहाँ तक, सेल बॉडी तक जाती है। बात समझ गए, डेंड्राइटिक से कहाँ तक जाती है, सेल बॉडी तक जाती है। फिर इसके बाद में एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। अब आप समझ गए होंगे कि और तब एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये है इसका एक्सॉन। सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक, ठीक है, पहुंच जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। एक्सॉन के अंत में इलेक्ट्रिक इम्पल्स कुछ केमिकल्स का विमोचन कराता है। एक्सॉन के अंत में इलेक्ट्रिक इम्पल्स कुछ केमिकल्स का क्या करता है, विमोचन कराता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। These chemical cross the gap or synapse and start a similar electric impulse in a dendrite of the next neuron। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स, रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका और अगली न्यूरॉन सेल्स की डेंड्राइट में इसी तरह का इलेक्ट्रिक आवेग, इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। यह शरीर में, यह बॉडी में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। ठीक है, सामान्य स्कीम है, जनरल स्कीम। दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। ठीक है, यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है, स्कीम है। ए सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। इसी तरह का एक सिनेप्स अंततः ऐसे इम्पल्स को न्यूरॉन सेल से अन्य सेल जैसे कि मसल सेल और ग्लैंड तक ले जाता है, और ग्लैंड तक ले जाता है। ठीक है, तो इट इज thus no surprise that nervous tissue made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to another। अतः इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो नर्वस टिश्यू है मेड ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि न्यूरॉन टिश्यू नर्व सेल्स या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में क्या है, स्पेशल है। ठीक है, तो एंड स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है ना, विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में क्या है, विशिष्टीकृत है। लुक एट फिगर 7.1। अभी हमने देखा था फिगर, अभी हमने फिगर देखा था, न्यूरॉन्स का देखा था एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का भी देखा था। ठीक है, तो एक ही बात कर रहा है एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन। भैया फिगर ए को देखिए और इसमें न्यूरॉन के भागों को पहचानिए। फिगर ए को देखिए, आइडेंटिफाई करिए और न्यूरॉन के भाग को पहचानिए। वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, जिससे होकर सूचनाएं जो है या जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जहां से सूचनाएं एक्वायर्ड की जाती हैं। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल
एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हाँ, जिससे होकर सूचनाएं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ठीक है ना, ट्रैवल करती हैं। वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, जहाँ इस इम्पल्स का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे क्या किया जा सके, ट्रांसमिशन किया जा सके, संचारित किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको देखिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत आराम से आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने सर के लिए, ठीक है, कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ठीक, तो बच्चों आइए आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक्टिविटीज़ फर्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी 7.1। तो आइए एक्टिविटी के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पुट सम शुगर इन योर माउथ। पुट माने रखना, जब यानी कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए। पुट सम शुगर इन योर माउथ, अपने मुख में कुछ शुगर रखिए। ठीक है, हाउ डज इट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा है। तो बताइए बच्चों, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा है। आप सोच करके बताइए, जब चीनी को अपने माउथ में रख लेते हैं तो इसका कैसा स्वाद लगता है, स्वाद आपको बताना है। तो इसका स्वाद आपको मालूम चल गया होगा कि स्वाद कैसा होता है, स्वाद मीठा होता है ना। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, अपनी नाक को अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के द्वारा या तर्जनी उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए। नाउ ईट शुगर अगेन, फिर से चीनी खाइए। इज देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट, अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर दिख रहा है, बताइए। इसके स्वाद में क्या कोई अंतर दिख रहा है। तो आप क्या बताओगे, हाँ चीनी के स्वाद में अंतर महसूस होता है। ठीक है, वाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोटिस इफ यू कैन फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू ईटिंग। तो आप समझ सकते हैं कि खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं। तो इसको आप अपने से महसूस करें और इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, और वैसे भी आप जानते होंगे कि जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी और भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं।
यदि आप महसूस करते हैं तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए अपने संभावित हल खोजने के लिए पढ़ते रहें, चर्चा करते रहें। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना? इज देयर ए डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इट ब्लॉक? जब नाक बंद होती है तो आप चीनी और भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? इफ़ सो वाई माइट दिस हैपिंग ना? यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस ना। तो इस तरह के अंतर जानने के लिए उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए, चर्चा करिए। डू यू कम across द सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड? जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह स्थिति का सामना करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ। तो ये तो रहा आपका पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट को यहीं तक सीमित रखिए, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम ले करके जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स ए लॉट ऑफ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।